हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन। और आज की क्लास में हम उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो हमने जो एक सीरीज चला रखा है वीडियोस का जहां पर हम टर्म 2 केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं हमारे जितने भी चैप्टर सभी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आपने पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं मेरी सभी देखी होंगी आई होप। और आइए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th केमिस्ट्री और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है। तो आइए बच्चे सेम पीडीएफ जो हमारा चल रहा है उसी को हम ओपन करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछा जा रहा है कि वाई एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर आपको याद हो हमने जब कन्फर्मेशन ऑफ इथेन पढ़ा था जिसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स, तो उसकी दो तरह की फॉर्म्स थी, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो वहां पर ये पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा एक्लिप्स फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एक आपने वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। तो टॉर्जनल स्ट्रेन इज अ काइंड ऑफ रिपल्शन, क्योंकि जब हम आपको याद होगा जब हम क्या कहते हैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म को बनाते थे तो कुछ इस तरह से आप उन्हें बनाते थे। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर मैं आपको पहले जो बना के दिखा रहा हूं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, या न्यूमैन से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूमैन से समझ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि जैसे इथेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो CH3 यानी C2H6 होता है। तो यहां पर हम करते क्या थे, अब जैसे ये मेरा पहला कार्बन एटम है और ये उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड होंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर हम यहां पर क्या करते थे, फिर हम यहां पर ये करते थे कि जो इसके एडजेसेंट वाला कार्बन दूसरा कार्बन जो है उसके पास भी वैसे 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, लेकिन वो जब हम ये कौन सी फॉर्म बनाते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं, तो ये जो हम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बिल्कुल उसके एडजेसेंट पे लगाते हैं। जैसे इसका पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल उसके जस्ट पीछे ही होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब ये दोनों CH बॉन्ड एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं इन द एक्लिप्स फॉर्म, तो जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शंस होती है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वो आपस में रेपल करते हैं और उसकी वजह से उस रिपल्शन को हम कहते हैं यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन, क्योंकि बिल्कुल उसके जस्ट उसके बैक है, उसके जस्ट उसके क्लोज है, बहुत पीछे है। तो उसी वजह से यहाँ पर जो आपकी टॉर्जनल स्ट्रेन होती है वो आपकी काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से ही ये आपका लेस स्टेबल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्शन होगा तो उससे सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है। लेकिन अगर जब हम इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाते थे तो वहां पर ऐसा नहीं होता था, वहां पर हम रोटेशन करते थे। जब हम इसकी यहां से यहां रोटेशन करेंगे 60 डिग्री को रोटेट कर देंगे कार्बन को, बैक साइड वाले कार्बन को, तो फिर उसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अब इनके बीच में लाइज करेंगे ऐसे। ये देखिए ये मैंने 60 डिग्री रोटेट किया है इसको। तो आपको पता ही होगा कॉन्फर्मेशन में हम रोटेशन करते हैं कार्बन CC बॉन्ड के अराउंड। तो अब ये जो आप देख रहे हैं CH बॉन्ड है दूसरे के अपोजिट हो गए और जिसकी वजह से इनके बीच में काफी डिस्टेंस हो गया अब, जो कि पहले नहीं था एक्लिप्स फॉर्म में। तो अब जो यहाँ पर आपका टॉर्जनल स्ट्रेन होगा वो यहाँ पर काफी कम होगा और जिसकी वजह से ये जो आपका कौन सी फॉर्म होती है, ये दिस इज स्टैगर्ड। तो इसी वजह से ये जो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म होती है ये ज्यादा क्या होती है आपकी स्टेबल होती है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि यहाँ पर जो रीजन है वो किसकी वजह से आता है, रिपल्शन, जो टॉर्जनल स्ट्रेन है उसकी वजह से आता है, तो जो कि एक्लिप्स में ज्यादा होती है और स्टैगर्ड फॉर्म में कम होती है ड्यू टू द शेप, जो उसका शेप है उसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डज 6,2-ब्यूटीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन trans-2-ब्यूटीन। क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए थे एल्कीन्स के, तो वहां पर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सिस और ट्रांस का। तो हमने पढ़ा था कि सिस फॉर्म जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, क्योंकि उसमें डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। ट्रांस में क्योंकि वो अपोजिट आ जाते हैं तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाती है ओवरऑल, तो इसलिए जीरो आती है। तो ट्रांस जो मॉलिक्यूल होता है बच्चे ये टोटली नॉन पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट नेट जीरो होता है। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो कि ये हमारा ट्रांसफॉर्म क्या है, नॉन पोलर,
और जो सिस फॉर्म होती है वो पोलर होती है। और पोलर के अंदर कौन सी अट्रैक्शन होती है बच्चे? डायपोल डायपोल, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से कनेक्ट होते हैं। और नॉन पोलर में क्या होगा? वीक वंडर वाल फोर्सेज होंगी, और फोर्सेज जहां पे अच्छा होता है वहीं तो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होता है, हाई होता है। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है क्योंकि वहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है पोलर नेचर होने की वजह से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से आते हैं, काफी क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टी से आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन से पूछा गया है कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं तो वहां पे ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट उनका जो होता है वो स्ट्रेट चेन वालों से कम की हो जाता है। क्योंकि देखो, अब हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली नॉन पोलर्स, ठीक है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में काउंट होते हैं, तो वो एक तरीके से वीक वंडरवाल फोर्सेस से हेल्ड होते हैं। और जो वंडरवाल फोर्सेस होती है बच्चे, ये सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करती है। तो जब आप ब्रांचिंग करते हो तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है, और मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के कम होने से वंडरवाल फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका लेस मतलब लो हो जाता है। स्ट्रेट चेन में सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होती है। तो वंडरवाल फोर्सेस इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया कम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच वन इज मोर एसिडिक, इथेन, इथीन और इथाइन। इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? तो आपने पढ़ा था कि एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन एंड एल्केन्स, क्योंकि एल्काइंस में जब हम इथाइन में जाते हैं, जैसे इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, तो यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसके हाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, उसके एस करेक्टर पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितना है। तो sp में एस करेक्टर होता है 50%, तो यहाँ पर 50% एस करेक्टर होने की वजह से ये कार्बन काफी ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है एज द एस करेक्टर इज इंक्रीजेस। अगर आप इसकी जगह पे इथेन पे जाएंगे तो हाइड्रेशन वहां पर sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो sp3 हो जाता है, और यहाँ पे एस करेक्टर जो होता है बच्चे आपका 25% होता है, सबसे कम होता है। इथीन के अंदर हाइड्रेशन sp2 होता है, तो यहाँ पे एस करेक्टर 33% होता है। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर जो होता है हमेशा इथाइन में होता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन वहां पे ट्रिपल बॉन्डेड होने की वजह से sp हाइड्रेशन में आ जाता है, और वहीं पर उसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। तो जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेता है, और आसानी से ये जो H+ है, ये यहाँ से रिलीज हो सकता है। तो इसी वजह से एल्काइंस आर मोर एसिडिक, इथाइंस आर मोर एसिडिक ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ कार्बन एटम। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चे, ये पूरा रिएक्शंस है इस चैप्टर के, जो मेन रिएक्शंस है, मतलब इस चैप्टर में काफी सारे रिएक्शंस हैं, जिसमें से आपको मैंने बेस्ट रिएक्शन लिख के दिखाए हैं। वुड्स रिएक्शन, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें आप चाहें तो एक और रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर से जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको रिवाइज करिए, इनको देखिए कि इन रिएक्शंस में आपने कैसे किया था। वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स बनाता था। कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी आप जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे एल्केन बनाते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो होता है उसमें आप टॉलिन फॉर्म करते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में आपका एसिटोफिनॉन फॉर्म होता है। ओजोनोलिसिस जब हम एल्कीन्स का करते हैं तो उसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फॉर्म्स होते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके सामने हैं, तो इनको लिखिए, 2-2 बार लिखिए, 3-3 बार लिखिए, ताकि आपको ये याद हो सके। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप अपने नोट्स चेक करेंगे, वहां पर आपको सभी रिएक्शंस मिलेंगे, और मैंने बता भी दिया कि किस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चे। अब 6 पर आते हैं। 6 क्वेश्चन जो है बच्चे वो कह रहा है कि बेंजीन, मेटानाइट्रोबेंजीन और टॉयलिन, इन सभी में कौन है जो नाइट्रेशन को मोस्ट इजीली कर सकता है और क्यों? अब नाइट्रेशन जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आइए इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा समझाएंगे डिटेल में। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की, नाइट्रेशन रिएक्शन की, जो कि बच्चे एक कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, जब आपने पढ़ा था बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी इस चैप्टर में, तो आपने 5 मेन रिएक्शंस पढ़े होंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आते हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो नाइट्रेशन के केस में क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे लिए एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब उसने मुझे वहां पर 3 कंपाउंड्स दिए हैं। एक बच्चे उसने हमें दिया है बेंजीन
और एक उसने हमें दिया है बेंजीन पर उन्होंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया था। एक बार रीचेक कर लेते हैं, रुकिए। 3 कंपाउंड कौन से दिए हैं? 3 कंपाउंड है मेटा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया एक तरीके से, और ये हमें यहाँ पे कंपाउंड्स दिए रखे हैं। खैर यहाँ पर मेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए आप नाइट्रो में से एम यहाँ पे हटा सकते हैं। हाँ, मतलब कोई एक और कंपाउंड होता है जैसे मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इस टाइप का होता तो समझ में आता। तो आप बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टॉलिन, इनमें हम समझते हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन ये हो जाएगा, और टॉलिन की अगर हम बात करते हैं तो वो ये हो जाएगा, दिस इज टॉलिन। तो मुझे बताना है कि इन सभी में सबसे फास्ट नाइट्रेशन रिएक्शन कौन देगा। तो देखिए, आपको छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा। आप ये चीज जो मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख रहा हूं ना, ये आप ध्यान रखना कि जब भी आप बेंजीन के साथ काम कर रहे हैं ना, तो अगर बेंजीन का आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, इस तरह का कोई ग्रुप लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखो, जितने भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं ना, अब वो हमेशा बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्लस आर आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस इफेक्ट में। तो एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराएंगे। जब आप इसके रेजोनेंस बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होगा आपका पूरी बेंजीन रिंग के अंदर, तो उससे बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास ई प्लस होता है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है ना ये, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब बेंजीन पर इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो उससे बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी इसका होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। आप बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन अगर आप सपोज करें कि इस पे अगर आप देखें तो ये ग्रुप जो आपका लगा हुआ है ये सी कैटेगरी का है, डोमिनेटिंग ग्रुप, तो ये डोनेट करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो जिससे ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी नाइट्रेशन प्रोसेस में काफी फास्ट होगा। और अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी कैसा ग्रुप लगा दें, बाहर से अगर हम कोई इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी कि माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, तो वो हमेशा बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्रिएट कर देगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जब उसके सामने आप रखोगे, अब बेंजीन रिंग पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज रोटेट होगा। जब आप इसका एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग पर लेकर आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब बेंजीन रिंग पर घूमेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक वहां पे नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से रिएक्टिविटी उसकी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ऐसे सभी बच्चे याद रखिए कि बेंजीन रिंग पर डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, प्लस आर इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं, इसमें एक एजम्पशन है जो आपको ध्यान रखना है, वो हैलोजन्स का होता है, क्योंकि हैलोजन जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं, बट उसके बावजूद भी ये प्लस आर इफेक्ट ही दिखाते हैं। यानी कि अगर क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन को कंपेयर करें तो क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। ये ध्यान रखना, एजम्पशन है कि हैलोजन्स आर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप बट स्टिल दे आर शोइंग द प्लस आर इफेक्ट। मतलब कि बच्चा सोचता है कि हैलोजन विड्रॉइंग है तो फिर वो डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, बट ऐसा नहीं है। क्लोरोबेंजीन के केस में बेंजीन रिंग एक्टिवेट होता है और वो और फास्ट रिएक्शन आपको दे सकता है। तो ध्यान रखिए सारे बच्चे ये 3 बातें। तो इसके हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टॉयलिन, उसके बाद बेंजीन, और सबसे पीछे कौन आएगा? नाइट्रोबेंजीन। आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अगर हम कोई एल्कीन है हमारे पास जिसका हमने ओजोनोलिसिस किया, अभी मैंने पीछे बताया भी था कि ओजोनोलिसिस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कोई एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर हमें प्रोपेनल और पेंटन 3 ऑन मिल रहा है, मतलब एक एल्डिहाइड बन रहा है बच्चे, ये ठीक है, ये एल्डिहाइड होता है और ये हमारा कीटोन होता है। तो हमसे टीचर ये पूछ रहा है कि अगर ये 2 प्रोडक्ट्स मुझे ओजोनोलिसिस करने के बाद मिल रहे हैं तो मेरे लिए वो एल्कीन कौन होगा जो ये प्रोडक्ट दे सकता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चे, तो यहां पर उन्होंने हमें 2 कंपाउंड दिए हैं। एक तो बच्चे हमें क्या दिया था, एक मिनट,
हाँ, तो एक कंपाउंड हमें वहां पर दे रखा था प्रोपेनल। तो सबसे पहले हम प्रोपेनल बनाते हैं। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर होगा बच्चे, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये होगा प्रोपेनल का स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ अगर हम किसका स्ट्रक्चर बनाएं अब, पेंटन 3 ऑन, पेंटन 3 ऑन जो अगला कीटोन था, तो 5 कार्बन लेने होंगे स्ट्रेट चेन और थर्ड पोजीशन पर कीटोन लगा दीजिए। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चे, ये पेंटन 3 ऑन का है। मतलब हमारा जो एल्कीन है वो ओजोलिसिस करने के बाद ये 2 कंपाउंड बना है। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपके पास प्रोडक्ट हो और आपको एल्कीन बताना हो तो कैसे आपको करना है। आपने इन दोनों के जो CO बॉन्ड है ना उनको आमने सामने रखना है ऐसे। ये देखो, इसका CO बॉन्ड मैं आमने सामने रखूंगा तो ऐसे आ जाएगा और H को यहां कर दूंगा। ये देखो, इस वाले बॉन्ड पे फोकस करो और बाकी की जो चेन है वैसी चला दो, ठीक है। अब इसका भी जो CO बॉन्ड है ना, ये इसको सामने कर दो ऐसे। ये देखो, CO बॉन्ड को सामने कर दो। तो इसके बाद 2 ग्रुप्स कौन से लगे होंगे, एक ग्रुप ये लगाना है आपको, एक ग्रुप ये लगाना है। तो ये ग्रुप बच्चे मैंने देखो यहाँ लगा दिया CH2 CH3, और एक ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया CH2 CH3, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उसको मतलब इस तरह से लिखा है ताकि मैं फटाफट पता कर सकूं कि वो एल्कीन कौन सा था जिससे कि ये दोनों बने थे। तो बस अब आपको इन दोनों को कनेक्ट कर देना, बस इसको ऐसे उठाओ, ये हटाओ और इसको कनेक्ट कर दो। तो जैसे आप इसे कनेक्ट करोगे आपका एल्कीन तैयार हो गया। ये देखो, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो क्योंकि एल्कीन बनाना है। और उसके बाद इधर से आपका लग जाएगा इसके साथ CH2 CH3 और यहां पर भी CH2 CH3। तो ये है वो एल्कीन। अगर आप इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे ना तो आपको ये ही 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो लॉजिक क्या है, पहले उनका स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों एल्डिहाइड्स अगर जो भी दे रखा है आपको, उनके CO बॉन्ड को दूसरे के सामने रखो और उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो आराम से आप बता सकते हैं कि कौन सा एल्कीन था। अब इसका नेमिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी देना पड़ता है, तो यहां से नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड पोजीशन पर आपका क्या लगा हुआ है बच्चे, इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल और 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 3 इथाइल हेक्स। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये आपका बन गया 3 इथाइल हेक्स 3 इन। तो ये हमारा वो एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर हमें प्रोपेनल और पेंटन 3 ऑन मिल सकता है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, इसका ओजोनोलिसिस करो क्या बनेगा ये भी आ सकता है, प्रोडक्ट देकर ओजोनोलिसिस किससे आया था वो भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ऐसे आई थिंक मेरे को याद आ रहा है 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो वो आप जरूर करना। एक एनसीईआरटी में आप जाओगे ना, ऐसा ही क्वेश्चन और भी मिलेगा। उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है कि उसमें एल्डिहाइड का ना आपको वो बता देगा कि भाई हमारा जो एल्कीन है वो 2 मोल एल्डिहाइड के बना रहा है और उन एल्डिहाइड का ना आपको मोलर मास देगा 44U। तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन जरूर करना, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन कह रहा है सिस एंड ट्रांस ऑफ हेक्स 2 इन। हेक्स 2 इन लीजिए और उसका सिस और ट्रांस बनाइए और फिर बताइए कि आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो वो तो हमें पता है कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि वो पोलर नेचर का होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। बट इनका सिस ट्रांस बनाना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो हेक्स 2 इन का सिस और ट्रांस कैसे बनेगा, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें हेक्स 2 इन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बच्चे हेक्स 2 इन का मतलब हुआ 6 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, फर्स्ट एंड 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर CH3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक H, इधर एक H लगेगा बच्चे, यहाँ पर CH2 और CH3। तो आपने देखो कैसे सिस एंड ट्रांस बनाना है। जिन 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो इन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इन्हीं पे फोकस करिए। तो अब देखो इसका डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे एक तो मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और एक ही जो बाकी ग्रुप है ना बच्चे, ये पूरा इसको मुझे एक ही कंपाउंड के रूप में लेना पड़ेगा। तो CH2 फिर CH2 और CH3 ऐसे बनाना पड़ेगा। सेम यहां पर भी होगा, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक CH3 लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अभी आपने देखा कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स को मैंने सेम साइड पे रख दिया। ये हाइड्रोजन एटम पे फोकस करिए, दोनों सेम साइड पर है, तो इससे ये कौन सा फॉर्म बन गया, इसका सिस फॉर्म। अब इसका अगर आपको ट्रांस बनाना है तो दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट साइड्स पे कर दीजिए।
मतलब इसको तो एज इट इज रखो, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को तो आप एज इट इज रख लो, ये वाला, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो इसका CH3 ऊपर कर दो, हाइड्रोजन नीचे कर दो, तो ये H दोनों क्रॉस में आ जाएंगे, तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये हेक्स-टू-एन का सिस फॉर्म है और ये हेक्स-टू-एन का ट्रांसफॉर्म है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए कैसे बनाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वो क्या आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए बस हमें क्या करना होता है, जो सिमिलर ग्रुप होता है उसको अगर हम सेम साइड करते हैं तो सिस फॉर्म बनता है, और उसको डायगोनली रख देते हैं तो ट्रांसफॉर्म बनता है। हाँ जी बच्चे, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो उससे पूछा राइट द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, यानी किसी भी कंपाउंड्स को अगर एरोमेटिक होना है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो बच्चों उसकी 3 मेन कंडीशंस होती हैं। पहला तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो आपका कार्बन एटम होना चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसको थोड़ा सही से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि एरोमेटिक कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, तो पहला जो कंडीशन होता है वो होता है कि आपका जो रिंग होगा, जो कार्बन की जो रिंग होगी, उसमें ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा यहां पर कंप्लीट डी लोकलाइजेशन ऑफ होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंजुगेट सिस्टम जिसे कहा जाता है वो वहां पर होना चाहिए ताकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डीलोकलाइज्ड हो सके। और तीसरा जो यहां पर होता है वो होता है आपका ओबे हकल रूल। हकल रूल ये कहता है कि वहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन जितने भी आपके पास वहां पे पाई बॉन्ड्स होंगे उसका डबल वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो उस वैल्यू को आपको 4n+2 से कंपेयर करना है, और n जो आना चाहिए वो आपका हमेशा क्या आना चाहिए, n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो n हमारा यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0 तो नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंटीजर वैल्यू में रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में रहना चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शन में आंसर n का कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आपका आंसर आ रहा है n का तो फिर सॉल्व करने के बाद तो फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस है मेन, अगर आप इनको चेक कर लेंगे तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें साथ में कुछ कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं, और वहां पर हमें ये भी चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो अगर हम पहला कंपाउंड देखें तो इसके पास, अगर आप देखें बच्चे, अगर पाई बॉन्ड्स की बात करें तो एक पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, रिंग के बाहर भी दिख रहा है। देखिए होता ही है कि बच्चे कभी कभार रिंग के अंदर के ही जो बॉन्ड्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, रिंग के बाहर जो होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, या फिर जो कभी बार यहाँ पे किसी आइटम पे लोन पेयर्स वगैरह भी होते हैं तो उनको भी काउंट करना होता है। तो वो आपको इस तरह से देखना होता है कि क्या मैं उन पाई बॉन्ड को या उन लोन पेयर्स को डीलोकलाइज करके अपनी रिंग पे ला सकता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होकर रिंग में आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी काउंटेबल होगा। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। तो अब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर आप 4n+2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 4n+2 = 6 करेंगे तो n आपका यहाँ से 1 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। लेकिन अब बच्चा यहाँ पर एक गलती ये कर रहा है कि उस सीधा हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको बाकी की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो वहां पर जो पहली कंडीशन थी वही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, क्योंकि इस कार्बन जो आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर रिंग में है तो वो एरोमेटिसिटी नहीं रख सकता। सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो इसको भी हम सीधा मना कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हम हक्कल रूल के हिसाब से जाएंगे तो भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन से n आपका हाफ आ जाएगा, जो कि
एरोमेटिसिटी को नहीं लाता है। तो ये पहली कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही और हक्कल रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो इसके पास 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड का मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 4n+2 को 8 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 1 2 3 हाँ सॉरी 1 2 3 4 4 दूनी 8। हाँ तो है किससे, क्योंकि इसके पास 4 पाई बॉन्ड्स है ना। तो अगर 4 पाई बॉन्ड्स अगर हमारे पास आते हैं तो फिर उसके हिसाब से तो ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। तो n इसका यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 4n = 6 आएगा। तो n इसका अभी फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखिए तो अगर n इसका भी फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये भी आपका एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तो हैं, क्योंकि हर कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो ये फर्स्ट कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो n मेरे पास आ रहा है यहाँ पे वो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी जो कंपाउंड है वो आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी होने के लिए वो 3 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी उनका फॉलो होना वहां पर काफी जरूरी है। तो ये बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है हमारा 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब आपने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो वहां पर आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा एडिशन ऑफ HX, मतलब एल्कीन्स जो होता है वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करता है। तो उसी में ही आपने HX का जो फॉर्मेशन है वो आपने देखा होगा। लेकिन अब इसमें क्या चीज है कि इसमें 2 रूल्स को फॉलो करना होता है। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम प्रोपीन का रिएक्शन HBr के साथ करें तो एक बार हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, और अगर सेम रिएक्शन को आपसे आप 1 ब्रोमोप्रोपेन भी ले सकते हैं, ठीक है। द सेम रिएक्शन यील्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन, एक्सप्लेन एंड गिव मैकेनिज्म। तो मतलब अब अगर मैं बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ ही रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे 2 ब्रोमो क्या मिलना चाहिए था, सॉरी जब हम इसके साथ कर रहे हैं प्रोपेन का रिएक्शन HBr के साथ कर रहे हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, और अगर हम प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड कर रहे हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, ठीक है। एक बार मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बिना पेरोक्साइड के करोगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, पेरोक्साइड के साथ करोगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात आपको करनी होगी। तो जब हम मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स की बात यहाँ पर करेंगे तो उसी से हम इस सेक्शन को समझा सकते हैं। तो अगर मैं प्रोपीन लेता हूँ, देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 तरह के एल्कीन्स होती है, एक सिमेट्रिक होती है, एक अनसिमेट्रिकल होती है। तो ये जो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे लगता है। मतलब जैसे अगर आपका ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि इथीन होता है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में हमारा क्या कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिक मतलब होता है जिन 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड है उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्डेड है इन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसी वजह से ये सिमेट्रिकल हुआ। लेकिन इसकी जगह अब सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो करने की जरूरत आपको नहीं है। आप H को यहाँ पे ऐड कर दो, Br को यहाँ कर दो, या Br को उधर कर दो, H उधर कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हेलोअल्केन्स बनेगा, लेकिन कोई कंडीशंस नहीं है कि ये यहीं ऐड होगा, ये है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो कोई भी कहीं भी ऐड हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। जैसे उस क्वेश्चन के अंदर प्रोपीन दिया होगा, तो प्रोपीन जो है वो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, क्योंकि इसमें जहां पर डबल बॉन्ड है जिन 2 कार्बन के बीच में उनके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी अलग अलग है। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं और इस वाले कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो इस केस में मुझे उस रूल की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें मैं HBr इसमें भी ऐड करूंगा और इसी के साथ मैं दूसरा लूंगा इसमें HBr, और इसमें मैं लेकिन ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा। तो क्वेश्चन में चेंजेस क्या होंगे, देखो जब आपका HBr बिना पेरोक्साइड के हो रहा है तब आपको कौन सा रूल यूज करना है, मार्कोनिकोव, और जब आपका HBr के साथ पेरोक्साइड उसने डाल दिया तो आपको यूज करना है एंटी मार्कोनिकोव। तो आइए ये दोनों रूल्स मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लगाते हैं। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो आपके रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, जैसे मेरे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन है, Br नेगेटिव, तो इसको हमें वहां पे लगाना है जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो अब अभी ये जो Br नेगेटिव है ये सेकंड कार्बन पे लगेगा, क्योंकि सेकंड वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला उसके पास 1 ही हाइड्रोजन है।
तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और ऑब्वियस ही बात है फिर H को यहाँ पे लगना होगा। तो अब वही जो कंपाउंड उसने बोला था 2-ब्रोमोप्रोपेन, वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ये 2-ब्रोमोप्रोपेन कहलाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन में HBr का पेरोक्साइड के साथ करता हूं तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। उस केस में जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है ये वाला, ये उस कार्बन एटम पे लगाना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यही रूल है दोनों। मार्कोनिकॉफ कहता है लेसर पे लगाओ जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उस पे कुछ कार्बन पे लगाओ नेगेटिव पार्ट को, और एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है जिसके पास ज्यादा है उस पे लगाओ। और ऑब्वियसली बात है H को मुझे सेकंड कार्बन पे लगाना होगा। तो इस केस में जो मुझे कंपाउंड मिलेगा बच्चे, वो मेरे को 1-ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। तो यही उस क्वेश्चन में कहा गया। बाकी इनका जो मैकेनिज्म है वो आप एनसीईआरटी से देखिए कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है टीचर आपको मैकेनिज्म भी लिखने को दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी मैं बता देता हूँ इसका जो मैकेनिज्म है मार्कोनिकॉफ रूल का, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड होता है, और लेकिन जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म होता है ये आपका बेस्ड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। तो इसी वजह से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर बेस्ड ये चीजें होती हैं, तभी ये जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो अब मैकेनिज्म देखिए, वहां से आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको टीचर को समझाना है तो आप ऐसे समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ जी बच्चे, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन के अंदर हमें बेंजीन को प्रिपेयर करना है। अगर आपने बेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ा हो इस चैप्टर में, तो बेंजीन को प्रिपेयर करने के आपको एनसीईआरटी में काफी सारे मेथड्स बता रखे हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड होता है बच्चे इथाइन से बेंजीन बनाते हैं सीधा। तो हमें यहाँ पर इथाइन से बेंजीन प्रिपेयर करना हो तो हम उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, 873 केल्विन पे सीधा बेंजीन बनता है। डायरेक्ट रिएक्शन है, 1 स्टेप। लेकिन अगर हमें इथीन से बनाना है बेंजीन तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, हमें पहले इथीन को इथाइन में बदलना होगा। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। हेक्सेन से बेंजीन सीधा बन जाता है। अगर आपने देखा हो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी में से एक रिएक्शन आया था एरोमेटाइजेशन, तो वहां पर हम हेक्सेन को जब B2O5 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MnO2O3 से पास करते हैं तो वो भी डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिनॉल से भी सीधा बेंजीन बनाया जा सकता है। फिनॉल से अगर आपको बेंजीन बनाना है तो आप उसको जिंक डस्ट से रिएक्ट करा दीजिए, वो सीधा बेंजीन बन जाता है। तो मैं आपको फटाफट इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आइए। तो अगर आपको बच्चे इथाइन से बेंजीन बनाना है पहले, तो अगर आपको इथाइन से बेंजीन बनाना है तो आप इथाइन के 3 मोल्स लीजिए और उन 3 मोल्स को कहां से पास करिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 373 केल्विन। तो ये सीधा कंपाउंड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। दूसरा तरीका जो वहां पर बोला गया बनाने के लिए, वो बताया गया कि इथीन से आप बेंजीन बनाइए। तो आपको पहले क्या करना होगा, इथीन से इथाइन बनाना होगा, मतलब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में लाना होगा। तो वो काम करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, विसनल डाइहैलाइड्स बनाकर कर सकते हैं। आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लीजिए और उसमें ऐड करिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एक बार Br इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक बार इस वाले कार्बन पे। इसको कहते हैं विसनल डाइहैलाइड्स। और यहाँ पर फिर आप इसको रिएक्ट करा दीजिए अल्कोहलिक KOH के साथ। तो उसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो अल्फा से ये हमारा अल्फा कार्बन देंगे इसको बीटा, तो अल्फा से हम Br को हटा देंगे और बीटा से हाइड्रोजन को। तो ये कंपाउंड फिर ऐसा कुछ बन जाएगा CH Br डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर हम इसमें अल्कोहलिक KOH पास करेंगे, इसमें से अल्कोहलिक KOH में से इसको रिएक्ट कराएंगे। तो अब की बार ये अल्फा और ये बीटा होगा, तो अल्फा से Br और बीटा से हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH, जिसमें एल्केन्स और एल्कीन्स हैलोएल्केन्स में कन्वर्ट होते थे। और सॉरी उल्टा बोल दिया, हैलोएल्केन्स एल्कीन्स में कन्वर्ट होते हैं। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है तो ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, क्योंकि यहाँ से H चला जाएगा तो एक H बचेगा, यहाँ से Br चला जाएगा तो एक H, और वैलेंसी कंप्लीट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, इथाइन। तो बस अब इस इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर देंगे, बेंजीन हो जाएगा, जो पहले स्टेप में किया था आपने। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब दूसरा था वहां पर हेक्सेन से आप बेंजीन बनाइए। तो हेक्सेन से आप सीधा बेंजीन बना सकते हैं।
उसमें आपने हेक्सेन मतलब ये हो गया C6H12 और उसको आप पास कर दीजिए मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर V2O5, इसमें से इसको पास कर दीजिए, ठीक है। और सीधा ये आपको यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन, इस तरह से। तो ये चीजें आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगला जो आपको मैंने बता रखा है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, ठीक है, तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए आपको जिंक डस्ट वगैरह से उसको फिर आपको जिंक डस्ट वगैरह से उसको पास करना होता है, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का भी रोल होता है, तो टेम्परेचर का अगर हम यहाँ पे रोल देखें, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर आप चेक कर लेना, आई थिंक 450 डिग्री सेल्सियस से अराउंड 480 से 550 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है, 480 से 550 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो वो टेम्परेचर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका फिनॉल से बेंजीन होता है नेक्स्ट। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो उसका सीधा रास्ता है कि आप फिनॉल लीजिए, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH और उसमें जिंक डस्ट में से उसको पास करिए, तो सीधा ये आपको बेंजीन बना के दे देगा, ठीक है। तो दीज आर द 4 मेन मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी, जिससे कि आप आसानी से बेंजीन बना सकते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई वुड्स रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कि अगर मुझे वुड्स रिएक्शन की मदद से मीथेन बनाना हो, क्योंकि मीथेन के पास एक कार्बन एटम होता है, या मुझे प्रोपेन बनाना हो C3H8, है ना, या मुझे पेंटेन बनाना हो C5H क्या कहते हैं 12, तो ये सब मैं नहीं बना सकता हूँ। मतलब नहीं बना तो नहीं, बनाना तो ये चीज़ है कि बन नहीं पाएगा। जैसे अब कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बन सकते, जैसे कि CH4, मीथेन तो आप बिल्कुल भी वुड्स रिएक्शन से नहीं बना पाएंगे। आप प्रोपेन और पेंटेन शायद बना लें, लेकिन वो हम प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि आपको याद होगा वुड्स रिएक्शन कैसे चलता है, एक बार आप उसको देखिए तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर हम हैलो एल्केन से एल्केन्स बनाते हैं, आपको याद होगा। तो वुड्स रिएक्शन जो होता है बच्चे, वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो वहां पर हम RX के 2 मोल्स लेते थे, आपको याद होगा, और बीच में 2 मोल सोडियम के लेते थे। RX के 2 मोल होते हैं, बट दूसरे RX को हम इस तरह से लिखेंगे ताकि रिएक्शन को समझने में आसानी हो जाए। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 2NaX यहाँ से बाहर हो जाता है, तो 2 मोल यहाँ से NaX के बाहर हो जाते हैं और ये R और R जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब अगर मान लो आपने यहाँ पे 2 कार्बन का एल्केन दिया है, मतलब हैलो एल्केन्स लिया है, तो इधर भी 2 कार्बन होंगे, तो 2 + 2 कितना बनेगा, 4 कार्बन। मतलब हमेशा ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को डबल कर देता है। लेकिन जैसा उस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप उससे ऑड नंबर वाला क्यों नहीं बना सकते, या फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मीथेन क्यों नहीं बना सकते। देखो मीथेन तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन होता है, तो 1 कार्बन में इधर रखूंगा, 1 इधर रखूंगा, तो 2 कार्बन का तो बनेगा ही बनेगा। तो 1 कार्बन का एल्केन्स तो आप कभी भी मीथेन जैसे वुड्स रिएक्शन से बना ही नहीं सकते। हाँ, बट आप प्रोपेन वगैरह सोच सकते हैं कि बनाया जा सकता है, बट एक्चुअली उसमें होता क्या है कि आपको मिक्सचर बन जाता है। आप सपोज करो कि मुझे प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर शायद मैं 1 कार्बन का हैलो एल्केन्स लूंगा, और ऑब्वियस ही बात है मैं उधर 2 कार्बन का लूंगा, है ना, तभी तो टोटल मिला के 3 कार्बन जुड़ेंगे। तो ये अब इस तरह से जब रिएक्शन हो जाएगा तो बच्चा सोचता है कि इधर से 1 आ गया, इधर से 2 आ गए, तो आपने 3 कार्बन का एल्केन बना दिया, तो प्रोपेन तो बन गया, तो वहां पे मना क्यों कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये होता है कि इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनता है, क्योंकि इसमें आपको और भी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना होता है, क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट अल्काइल लिए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में दोनों सेम रखना होता है। ये देखिए, अब मैं डिफरेंट रखूंगा तो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज और होंगी। अभी जो मैंने देखा कि CH3Cl ये क्या है, ये आपका क्लोरोमीथेन है, ये आपका क्लोरोइथेन है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि CH3Cl आपस में रिएक्ट कर जाएगा, तो उससे एक एल्केन बन जाएगा, और जो आपका क्लोरोइथेन है वो भी आपस में रिएक्ट कर जाएगा। ये सेकंड पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे 3 रिएक्शंस होंगी, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला।
और 3 रिएक्शन होने की वजह से 3 एल्केन्स बनेंगे। एक तो प्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ एक इथेन बनेगा और उसके साथ साथ एक आपका ब्यूटेन बी बनेगा। ये देखिए, तो वी गेट अ मिक्सचर्स ऑफ एल्केन्स, और एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी क्लोज होता है, इसलिए उनको सेपरेट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वुड्स एक्शन से हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स अच्छे ढंग से बना सकते हैं, ऑड वाले नहीं बना सकते, क्योंकि ऑड वाला बनाने जाएंगे तो वहां पर एक रिएक्शन की जगह 3 रिएक्शंस होंगी और 3 डिफरेंट टाइप्स के एल्केन्स बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चलते हैं तो ये इस क्वेश्चन के आंसर को समझा सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक 13 क्वेश्चन कहता है कि जो फिनॉल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग पर हम अलग अलग तरह के ग्रुप्स लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अलग अलग पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूट कराते हैं। तो आपको इसको इस तरह से ध्यान रखना है कि जितने भी बेंजीन रिंग पर अगर आप ऐसे ग्रुप्स लगाते हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो बेंजीन रिंग पर आपने वो जो फंक्शनल ग्रुप लगाया वो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब जो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा तो वो ज्यादातर इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। और उस केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ बेंजीन रिंग पर डोनेट होता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज होता है। नेगेटिव चार्ज एक बार आपको ऑर्थो पे मिलेगा, फिर पैरा पे, फिर दोबारा ऑर्थो पे। तो इसके सामने जब मैं इलेक्ट्रोफाइल को रखूंगा, ये क्यों होगा, जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। प्लस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने आपको। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने से आप टीचर को बताइए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है, जो आप रेजोनेंस बनाकर दिखा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास दो ही ऑप्शंस होंगे कि या फिर वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रो डिफिशिएंट कंपाउंड होता है ये, तो वो ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो जितने भी ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं वो ऑर्थोप्रेडेटिंग होते हैं। तो फिनॉल जो ग्रुप होता है वो भी इसी तरह से काम करता है। तो फिनॉल के केस में भी यही चीज होती है। अब ये फिनॉल मैंने बना दिया, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं बच्चे ऊपर, तो ये 2 लोन पेयर को डीलोकलाइज कराता है, एक को किसी बेंजीन रिंग पर। तो जब आप इसके रेजोनेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे लगवाता है। लेकिन इसकी जगह पर आपको अगर वो ग्रुप्स लेते हैं आप जो कि ऐसे ग्रुप्स होंगे, जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो कि माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं जो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, उसमें आपका एल्कोहल आ जाएगा, उसके अलावा अमीन आ जाएगा, हैलोजन सारे इसी में आते हैं। ठीक है, वैसे हैलोजन एजप्शन में होता है क्योंकि हैलोजन वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो बच्चा सोचता है कि उसको माइनस आर दिखाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के बावजूद भी प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। तो माइनस एक्स हो गया। इसके अलावा फिर इसमें आपका जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, टॉलिन वगैरह, ये सारे ग्रुप्स आप ले सकते हैं। ईथर इसमें आ जाता है। तो ये सारे ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट में आते हैं। माइनस आर इफेक्ट में आपके एल्डिहाइड्स हो गया, है ना। इसके अलावा फिर आपका इसमें आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, फिर इसके अलावा इसके अंदर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया इसके अंदर, ये बेसिक ग्रुप्स हैं जो कि माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो अब माइनस आर इफेक्ट देखने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग पर, जहां पर पहले ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा था जब प्लस आर इफेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब बेंजीन रिंग के ऊपर जब अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो नाइट्रो ग्रुप को ऐसे ओपन करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन खींचेगा, तो फिर ये नाइट्रोजन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरह से। तो फिर अब बेंजीन रिंग के जब इसके रेजोनेंस बनेंगे तो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो फिर ऑर्थो पैरा पे तो अटैक नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। तो इसी वजह से अब वो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इन पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है। तो यही कारण है कि जितने भी ग्रुप माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं, और जितने भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं वो उस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे अटैक कराते हैं। तो जितने भी आपने रिएक्शंस पढ़े हैं, नाइट्रेशन, ये सब जो पढ़े हैं आपने, तो जैसे सपोज करो कि अगर मैं फिनॉल लेता हूँ और मैं फिनॉल का हैलोजिनेशन कर दूं, मान लो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ इनहाइड्रस
AlCl3, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Cl प्लस होता है, तो वो आपको एक बार कहाँ लगाना पड़ेगा, वो आपको एक बार तो लगाना पड़ेगा ऑर्थो पे, तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल बनेगा, और एक बार आपको उसको लगाना पड़ेगा पैरा पे, दो कंपाउंड्स बनेंगे। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप किसके साथ करते हैं, नाइट्रोबेंजीन के साथ करते हैं, सेम रिएक्शन, तो उसके में ये जो क्लोरो एज इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे लगेगा। अब आप 3 पे लगा लो या 5 पे लगा लो, एक ही बात है। ये तो सबको ही पता होगा ना कि जो हमारा फंक्शन ग्रुप होता है उसमें ऑर्थो मेरा और मेटा पोजीशन कौन सी होती है, तो फंक्शन ग्रुप जब फर्स्ट पोजीशन पे लग जाता है तो सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो हमारी जो 2 और 6 पोजीशन होती है उसको ऑर्थो कहते हैं, 3 और 5 पोजीशन को हम मेटा कहते हैं, और 4 पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। तो इसके हिसाब से कहानी चलती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, तो आप उसको रेजोनेंस बना के पता लगाएंगे, +R दिखा रहा है कि -R दिखा रहा है। चलिए बच्चे, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए था। अब 14 क्वेश्चन में बच्चे कुछ कन्वर्जन हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपको ऐसी तरह की कन्वर्जन जरूर आएंगी, 100% है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम इन कन्वर्जन्स को देखें तो पहला कन्वर्जन है कि आप बेंजीन से एसिटोफिनॉल बनाओ। तो अगर आपको बेंजीन से एसिटोफिनॉल बनाना है तो उसके लिए सीधा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो रिएक्शन मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, और उसका रिएक्शन कराना है आपको असाइल क्लोराइड, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो रिएक्शन है वो होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करोगे बेंजीन का तो एसिटोफिनॉल बनता है, अल्काइलेशन करोगे तो टॉयलिन बनती है, और इसमें कैटलिस्ट यूज होता है इनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो CH3COCH3 आता है, और उसको फिर आपको बेंजीन रिंग पे यहाँ पे लगा देना है। तो ये जो कंपाउंड बना ये कौन है, एसिटोफिनॉल। तो बेंजीन से एसिटोफिनॉल डायरेक्ट करिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। अब आई होप समझ में आ गया, मैं इसको रिमूव करूंगा और अगली कन्वर्जन पे आऊंगा। अगली कन्वर्जन कह रही है बेंजीन से बनाइए मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्जन होता है कि अब आपको ये देखना है कि मुझे जो ग्रुप है वो कहाँ चाहिए, तो आपको मेटा पोजीशन पे चाहिए। जो अभी मैंने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपके बातें बताई 13 क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी। तो अब मैं जानता हूं कि मेरे को मेटा पे चीजों को लेकर जाना है, तो इसका मतलब है मुझे बेंजीन रिंग पर पहले वो ग्रुप अटैच करना होगा जो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजे। और अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, एक आपके पास नाइट्रो है यानी कि NO2, और एक आपके पास क्लोरो है, हेलोजन। तो नाइट्रो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, -R, क्लोरोन कौन सा दिखाता है, +R, क्योंकि हेलोजन +R दिखाते हैं। तो मुझे अगर चीज को मेटा में भेजना है तो मुझे पहले NO2 लगवाना पड़ेगा, क्योंकि NO2 जो -R इफेक्ट दिखाता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो पहले मैं नाइट्रेशन करूंगा ताकि मेरे को NO2 पहले लग जाए, ताकि वो क्लोरीन को मेटा पोजीशन पे भेज दे। फिर तो जैसा पोजीशन है उसके हिसाब से ग्रुप डिसाइड किया करो। अगर पहले मेटा लिखा हुआ है टीचर ने यहाँ पे, तो पहले वो ग्रुप लगाओ जो -R इफेक्ट दिखाता हो, बाद में +R वाला करो। और P, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पैरा या ऑर्थो आता है, तो पैरा और ऑर्थो के लिए पहले आप वो ग्रुप लगाना जो +R इफेक्ट दिखाता है, जैसे हेलोजन्स पहले आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं दोनों कन्वर्जन्स करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यहां पर हमें बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। देखो आप कैसे आप इस रिएक्शन को करोगे। तो पहले आप बेंजीन ले लो बच्चे, और बेंजीन का पहले करो नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करोगे तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो आपका बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा, ये देखिए। इसके बाद फिर आप करो अब हेलोजिनेशन। तो अब इसमें आप डाल देना Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ इनहाइड्रस AlCl3। तो बस अब ये मेटा पोजीशन पे क्लोरीन को भेज देगा, क्योंकि NO2 जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो पहले वो ग्रुप लगाओ जहां पर आपको चीजों को भेजना है, ठीक है ना। तो ये NO2 यहाँ रहेगा और मेटा पोजीशन पे Cl लग जाएगा। तो दिस इज मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। लेकिन अब अगले पार्ट में मुझे पहले मुझे ग्रुप पैरा पे चाहिए। तो अब मैं पहले नाइट्रो नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि पहले अगर मैं नाइट्रो लगवा लूंगा तो वो मेटा पे चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले मुझे ब्रोमीन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमो हेलोजेंस होते हैं। तो हेलोजेंस पहले लगाऊंगा तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, +R, तो जिसकी वजह से ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे। तो मुझे पैरा पे चाहिए तो मिल जाएगा। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ अगला कन्वर्जन करने के लिए। अब अगली कन्वर्जन देखो बच्चे। अब अगली कन्वर्जन कैसे होगी, थर्ड वाली। तो फिर से आपने बेंजीन रिंग लिया और अब की बार आप पहले क्या कराओगे, ब्रोमिनेशन।
यानी Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे इनहाइड्रस AlBr3, और उसके बाद फिर क्या होगा, अब पहले बेंजीन रिंग पे जाके क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अब इसके बाद आप इसका क्या करोगे, नाइट्रेशन। तो दोनों कन्वर्जन को देखिए बच्चे किस तरह से मैं कर रहा हूं। अब ये एक बार उसको ऑर्थो पे भेजेगा और एक बार पैरा पे, तो मुझे पैरा पे चाहिए तो मैं पैरा वाला ही बनाऊंगा भी, क्योंकि जो मुझे चाहिए कन्वर्जन में मैं वही बनाऊंगा। तो NO2 ग्रुप जाके पैरा पे लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस थर्ड कन्वर्जन में मैंने पहले हैलोजिनेशन किया नेट, और सेकंड कन्वर्जन में पहले मैंने नाइट्रेशन किया, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप चाहिए पहले वो चीज आपको लगानी होती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इथाइन से आपको इथानल बनाना है, ठीक है। अब इथाइन से इथानल बनाना है तो आपको पास एक और रिएक्शन था, याद है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो उसमें टॉटोमेरिज्म वाला रिएक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि अगर आपको एल्काइंस को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट करना है तो आपको हाइड्रेशन करना होता है, और एल्कीन्स को अगर आपको एल्डिहाइड्स से कीटोन में कन्वर्ट करना है तो ओजोनोलिसिस करना होता है। तो आइए देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होगी। मैं इसको क्लियर करता हूं पहले। अब ये कन्वर्जन करने के लिए इथाइन से स्टार्ट करिए। इथाइन होता है बच्चे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने वाटर का मॉलिक्यूल डालेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। इसके लिए मुझे दो रिएजेंट डालने होते हैं, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और एक HgSO4 मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अभी सिमेट्रिक एल्कीन है तो सिमेट्रिक एल्काइंस है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप किसी को भी कहीं लगा सकते हैं। मतलब वाटर से दो रिएजेंट आएंगे ना, H+ और OH-, तो अभी आप उसको कहीं भी लगा दो, किसी को भी H+ को फर्स्ट पे लगा दो, OH को सेकंड पे लगा दो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो फिर आपको मार्कोनी रूल से चलना होगा। तो अभी मैं H को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इससे दो रिएजेंट मिलेंगे H+ और OH-, तो H को मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो OH मेरा यहाँ लगेगा। तो ये बन जाएगा बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ OH, ठीक है ना भाई। H मैंने यहाँ लगा दिया, इसको फर्स्ट कार्बन कह दो, इसको सेकंड, तो सेकंड कार्बन पे मैंने H लगा दिया, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा दिया। अब ये जो फॉर्म होती है बच्चे इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं। इनॉल क्यों कहते हैं, कि उसमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो डबल बॉन्ड से इन वर्ड ले लिया, अल्कोहल से ऑल ले लिया। लेकिन इसके बाद इसको क्या करना होता है, यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म करनी होती है, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है ना, इथेनॉल बनाना है। तो फिर अब क्या होता है टॉटोमेरिज्म में, क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको बच्चे, ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म देखिए कैसे करते हैं, जो दो डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको आपने ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देना है, और ये जो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन है ना बच्चे, इसको आपने इस कार्बन पे लेकर आना है, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन वाला इधर आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी वापस 4 हो जाएगी। तो ये H आप इस वाले कार्बन पे लगा दो तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ डबल से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के केस में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और H तो यहाँ पे रहेगा। तो देखिए इथेनॉल बन गया। ध्यान से देखो टॉटोमेरिज्म कैसे करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करना है, और ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन है उसको उस कार्बन पे भेजना है, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे जाएगा वो भी, लेकिन उस वाले पे जाएगा जिसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो रही है। तो उससे फिर ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। अभी मैंने इथाइन लिया तो इथेनॉल बन गया, अगर आप इसकी जगह प्रोपाइन लोगे तो कीटोन बनाता है प्रोपेनॉल, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि भाई प्रोपाइन को प्रोपेनॉल में बदलो, तो आप समझ जाना कि एल्काइंस को अगर एल्डिहाइड और कीटोन से कन्वर्ट करना है तो हाइड्रेशन करना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो ये सारे कन्वर्जन्स आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला अगर आप देखें 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 15 क्वेश्चन कहता है व्हाई बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल बट इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स। आपने देखा होगा बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी वो कह रहा है कि वो इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो उसका रीजन बहुत सिंपल सही है, क्योंकि इसके पास कंजुगेशन आ जाती है और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने की वजह से जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है डीलोकलाइज्ड होता है तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। आपने बस ये वर्ड यूज करना है कि जो बेंजीन होती है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो रेजोनेंस बनेंगे, रेजोनेंस उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए वो 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। 6th क्वेश्चन में हमें इस एक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये आप देख सकते हैं हेलो एल्केन्स है और उसमें अल्कोहलिक OH डाल दिया तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन हटाना होता है और बीटा से हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ये होगा जिसके साथ Br लगा हुआ है, उसके साथ वाला कार्बन होता है बीटा। तो अल्फा से आपको Br हटाना है और बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, तभी इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्कोहलिक OH इसकी पहचान है। तो यहाँ से अगर Br चला जाएगा तो बच्चे यहाँ क्या बचेगा CH2,
और यहां से एक H चला जाएगा तो क्या बचेगा CH, और वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि हैलोएल्केन्स एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहलिक वेज। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर BHC। BHC का फुल फॉर्म होता है बच्चे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बनाने के लिए आपको बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब इसका जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा, ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, BHC इसका कॉमन नेम होता है। तो ये काम करने के लिए आपको क्या लेना है बच्चे, बेंजीन लेना है, और उस बेंजीन के अंदर आपको 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस डालना है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग के पास आपके पास क्या होगा, ये जो 6 क्लोरीन एटम है ये 6 कार्बन पे जाके लग जाएंगे। बस हर एक कार्बन पे आपको एक एक क्लोरीन एटम को लगा देना है। तो ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं इसका नाम होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और वैसे अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। लेकिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। तो ध्यान से देख लीजिए BHC कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राइट अ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये जरूर आप देख लीजिए, इस चैप्टर से देखिए आपको 3 मैकेनिज्म्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला मार्कोनिकोव रूल, दूसरा एंटी मार्कोनिकोव रूल, तीसरा ये वाला। तो एनसीईआरटी में जाइए, जो भी हम पीछे रिएक्शंस कर रहे थे, नाइट्रेशन, पीटरक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, इन्हीं रिएक्शंस को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इनका मैकेनिज्म वहां पे दे रखा, जिसमें पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें, फिर उसके बाद थर्ड में डीप्रोटोनेशन होती है। तो ये चीजें आप वहां पे देखो, 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है ये। तो इसको चेक करिए, एनसीईआरटी में दिया होगा ये। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अलग से वीडियो बना के इसका मैकेनिज्म समझा दूंगा आपको। चलिए बच्चे 19 क्वेश्चन के पास आते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। अब वो कह रहा है कि आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आप इथेनोइक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, आप चेक कर सकते हैं, काफी बड़ा सा कन्वर्जन है ये। तो आइए मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि इथेनोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा। अब मुझे पता है बेंजीन बनाने के मेरे पास क्या रास्ते हैं, कि मैं इथाइन तक पहुंचूं या हेक्सेन तक पहुंचूं, है ना, या फिनॉल बनाऊं। तो इसमें से आपको अगर इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है तो आपको इथाइन बनाना पड़ेगा। तो आप पहले कोशिश ये करिए कि आप कैसे करेंगे, देखो इस रिएक्शन को, इस कन्वर्जन को, इथेनोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा। तो इथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन का एसिड, तो CH3COOH। हमारा सबसे पहला स्टेप यहां पर ये होगा कि हम इससे एल्केन्स बना लें पहले। तो अगर मैं इससे एल्केन्स बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा, आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। पहले सोडियम से रिएक्ट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा CH3CONA, मतलब उसका सॉल्ट बनेगा, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए पहले सॉल्ट बनाना होता है। फिर इसका रिएक्शन आप कर देंगे NaOH के साथ हीट, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4, ठीक है ना, एक कार्बन कम का एल्केन बनता है, क्योंकि ये बाकी कंपाउंड यहाँ पे निकल जाता है Na2CO3 की फॉर्म में, ये सारा कंपाउंड। तो CH3 + H CH4 बन गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसमें 2 कार्बन आ जाएं, और 2 कार्बन आने के बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इथाइन में। तो अब इसको हम रिएक्ट करा देंगे, अब किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्ट करा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये CH3Cl बन जाएगा, क्योंकि हैलोअल्केन्स में बना लूंगा तो उससे मैं कार्बन को डबल कर सकता हूँ वुड्स रिएक्शन की मदद से। तो अब मैं वुड्स रिएक्शन करूंगा इसके अंदर, तो उसको मैं 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करा दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब ये 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्केन्स। तो ये CH3 हो जाएगा। तो 2 कार्बन आ गए मेरे पास। अब मेरे को कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचने के लिए फिर मैं इसका दोबारा हैलोजिनेशन करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे हैलोअल्केन्स दोबारा बनाना पड़ेगा। अब ये दोबारा हैलोअल्केन्स बनेगा CH3CH2Cl। ये आपका वो रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे अल्कोहलिक KOH। अब जैसे ही इसके अंदर मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा
तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो गया, अल्फा से Cl उड़ा दो, बीटा से H, तो ये एल्कीन्स बन जाएगा, ये देखिए इथीन बन जाएगा। अब इसके बाद तो आप मेरी बात समझ गए हैं, पीछे मैंने भी आपको समझाया भी था कि इथीन से बेंजीन कैसे बनता है ना, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ वापस। तो ये देखो इथीन तक हम पहुंच गए हैं, ये मेरा इथेनोइक एसिड था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इथीन तक। अब इथीन से बेंजीन तो आप बना सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको पीछे ये काम करके दिखाया था, ये देखिए, ये देखिए यार। तो इथीन से बेंजीन बनाना है तो आप Br2 डालेंगे, उससे विसिनल डाइलाइड बना लेंगे देखो, और उसमें अल्कोहलिक वेज डालेंगे 2 बार, तो इथाइन बन जाएगा। और इस इथाइन को फिर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर देंगे, बेंजीन आएगा। तो बड़ी बड़ी लंबी सी कन्वर्जन है, तो अब इट्स डिपेंड ऑन टीचर, वो आप देना चाहेगा कि नहीं। तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको इथेनोइक एसिड से क्या बनाना था, सबसे पहले आपको इथेनोइक एसिड से बनाना था इथीन, और इथीन जब बन जाएगा तो उससे आप इथाइन बनाएंगे और फिर बेंजीन बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे को पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने की कंडीशन क्या होती है कि एक तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो इन सबके पास डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम होता है, उसमें जो ये काला कार्बन है ना, इसके पास दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। जैसे अब इसका एग्जांपल अगर मैं इथीन लूँ, सॉरी, तो इथीन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता। कारण क्या है, क्योंकि दोनों ग्रुप उसमें जो कार्बन पे लगे हुए हैं वो सेम लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इधर भी आपका ऐसे ही होना चाहिए, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। अगर सेम लगा होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पे आप देखो, इस वाले कार्बन पे अगर हम चले जाएं तो इसके बाद दोनों ग्रुप CH3 ही लगा होगा, क्योंकि CH3 इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 बार CH3 लग जाएगा, तो दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे। मतलब इस कैटेगरी में अगर आपका एल्कीन्स जा रहा है इस वाली कैटेगरी में, ठीक है ना, दोनों ग्रुप सेम हो रहे हैं, तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, तो ये नहीं दिखाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर 2 Br सेम हो रहे हैं, इधर दोनों H सेम हो रहे हैं, ये भी नहीं दिखाएगा। इधर ये दिखा सकता है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे एक तो H लगेगा और एक फिनाइल ग्रुप लगेगा C6H, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे। इस वाले कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो ये दिखा सकता है। ये भी दिखा सकता है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगेगा और एक मिथाइल ग्रुप लगेगा, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर भी इस पर एक क्लोरीन लगेगा और एक CH3 ग्रुप लगेगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको उठाइए और उस कार्बन पे चेक करिए दो ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं। अगर वो दोनों सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाई देगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पे शो होता है। चलिए बच्चे, 21 क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शन जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, ये सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यहाँ पर CH4+O2 को कॉपर के साथ अगर आप देखें तो ये जो कंपाउंड होता है ये अल्कोहल बनाता है, तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर अगर आप सेम रिएक्शन करते हैं लेकिन मोलिब्डेनम ऑक्साइड से करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाता है एक कार्बन का, मिथानल बनेगा, सॉरी, फॉर्मल एल्डिहाइड। CH3 CH2OH के साथ कॉन्सेंट्रेशन पर डालेंगे 443 केल्विन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है, मतलब वाटर को यहाँ से आपको रिमूव करना होता है। तो ये अल्फा कार्बन होगा बच्चे, ये बीटा, तो अल्फा कार्बन से आपको OH निकालना है, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटा देना, तभी तो वाटर रिलीज होगा। तो इसमें क्या होता है, आपका जो अल्कोहल होता है वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या चला गया, CH3 से बीटा कार्बन से, तो ये CH2 बन गया और डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, और यहाँ से OH और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर डाइल्यूट KMnO4 डल रहा है। जब एल्कीन्स का रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 के साथ होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो आपको इस रिएक्शन कुछ नहीं करना, दोनों जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दीजिए और उनको हटा के दोनों कार्बन पे OH लगा दीजिए, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स बनते हैं, ऐसे याद रखिए, सिंपल है, डाइल्यूट KMnO4 है, कोई सा भी एल्कीन्स है, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है ना उन पे काम करना है, डबल बॉन्ड हटा के दोनों पे OH लगा देना। और यही काम आप मतलब एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करते हैं, इसमें H+ डल गया तो एसिडिफाई हो गया, ये एसिड डल गया मतलब, तो एसिडिफाई के साथ अगर आप करते हैं तो उसमें फिर अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। देखो इसको फटाफट आप समझ लो, ये रेयरेस्ट रिएक्शंस है, मतलब हो सकता है टीचर आपको दे दे। अब इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है, देखो एक तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम हो सकता है, और एक इसमें आपका फिर इस फॉर्म में हो सकता है जिसमें आपको
यहाँ पर CH3 मिलेगा और साथ में H, और यह दोनों में आपको CH3 मिल जाएगा इस तरह से। तो अगर इसमें हम एसिड, ये पहचान बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको सीधा। अब इसमें ये रिएक्शन किसके साथ हो रहे हैं, सारे एसिडिफाई KMnO4 के साथ। तो अगर ये मिलेगा तो बच्चे इसको कन्वर्ट कर देना मिथानल में, और मिथानल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ये, तो CO2 प्लस वाटर बना देता है। तो अगर आपके एल्कीन्स का एंड पॉइंट ये है तो आप ये बना देना। अगर CH3 और H आपको दिखाई देता है तो आपको क्या बना देना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर आपको दोनों CH3 ग्रुप दिखाई देते हैं तो आपको कीटोन बनाना है। तो ये ध्यान रखिए कब हमें क्या बनाना होता है, उसके हिसाब से चलना है। ये बस पता करिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे क्या लगा हुआ है। तो ये 3 बातें ध्यान रखोगे तो बात बन जाएगी। तो अब जो मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखो क्या लगा हुआ है। तो इस वाले कार्बन पे अगर आप देखें, इस वाले कार्बन पे दोनों CH3 लगे हुए हैं, ये देखो ना, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो इस पे भी CH3 लगेगा, एक CH3 यहाँ लगेगा। और जो दूसरा वाला कार्बन है इधर वाला, उसमें दोनों हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये 2 CH3 वाला हो गया, तो ये कीटोन बनेगा। तो इसका बन जाएगा CH3 CO CH3, कीटोन बना दिया। प्लस ये वाला जो है ये आपका मिथेनॉल बनाएगा, जो फर्स्ट वाला था HCHO। लेकिन मुझे पता है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये CO2 प्लस वाटर बना लेगा। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इट इज वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में यूज होता है ये, सिंगल ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन होती है जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करती है। तो देखिए बच्चे, ये था आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स में कैसे आपको काम करना है, मैंने आपको सभी जो उसके क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, देखो। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है जितने भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने इस PDF में आपको दिए हैं, और उसको सारे सॉल्व करके मैंने आज आपको बताए हैं। तो इसको आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो तभी बात बनेगी आप लोगों की एग्जाम में। और कोशिश करिए कि जो मैं PDF में क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो NCERT देख लो एक बारी, सबसे मेन NCERT होता है। देखो NCERT अच्छे से अगर बच्चे ने कर रखा है तो केमिस्ट्री में नंबर जरूर आएंगे। बट मैंने फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं दूं। अगर आप इनको भी करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है बच्चे, तो आगे और भी वीडियोस आएंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और भी ऐसे अच्छी वीडियोस हम और भी सब्जेक्ट्स की आपको प्रोवाइड करते हैं इस अपने चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़िए और मेहनत करते रहिए।